नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित सूचनाएं भी आपको प्रदान की जाती हैं। किस भर्ती में क्या चल रहा है, वाद विवाद से संबंधित, और हम लोगों की अच्छी तैयारी चल रही है लेखपाल की। और इसके साथ में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नई भर्ती भी आने वाली है, ये भर्ती जैसे ही हटेगी वाद विवाद से। और इसके साथ मैंने छोटे क्लास के बच्चों का भी क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स का स्टार्ट कर दिया है। अन्य चीज़ों को धीरे धीरे स्टार्ट करूँगा। तो आपके जितने भाई बहन हैं उन तक हमको हमारा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। एक वीडियो मैं इस पे बना चुका हूँ, उसको मैं आज अपलोड कर दूँगा। उसको आप लोग खूब शेयर कर दीजिएगा हमारे उस वीडियो को, ताकि जो गार्जियन मैथ के लिए अपने बच्चों के लिए परेशान रहते हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए आज इस कड़ी में हम लोग लेखपाल के टॉपिक को क्लियर करते हैं। लेखपाल में सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश का टॉपिक चल रहा था। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने लेखपाल की जो है वो चकबंदी संबंधित कार्य से संबंधित सारी बातें बताई थी कि जोतें क्या होती हैं, छोटी जोतें, मध्यम जोतें, बड़ी जोतें। इसके साथ जोतों का विभाजन, अपखंडन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था, समस्याएं बताई थी। तो देखिए, चकबंदी कार्य करने में जो कठिनाई आ रही थी उसको भी उपाय को दूर करने के लिए सहकारी खेती बनाई गई। आइए देखिए सहकारी खेती क्या होती है। एक और उपाय सहकारी खेती है। इसके सहारे न केवल जोत, उप विभाजन, उप और विखंडन की समस्या का स्थायी समाधान संभव है, बल्कि इससे कृषि की अनेक समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। आइए देखें और कौन सी समस्याएं हल की जा सकती हैं। सहकारी खेती से आशय उस कृषि प्रणाली से है जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के भूमिधर किसान स्वेच्छा से अपनी जमीनें एक में मिलाकर संयुक्त रूप से खेती करते हैं। वे अपनी ज़मीनों के लिए अलग अलग मालिक बने रहते हैं। केवल खेती बाड़ी के लिए वे अपनी ज़मीनों को एक में मिलाते हैं। खेती बाड़ी का कार्य सदस्यों द्वारा योजना अनुसार किया जाता है। सदस्यों को उनके कार्य के बदले मजदूरी और भूमि के बदले लाभांश दिया जाता है। तो ये जो सहकारी खेती है इसमें सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, अपनी भूमि मिला देते हैं, बाकी अलग अलग अपना वो मालिक रहते हैं। आगे देखिए सहकारी खेती के प्रकार क्या हैं आपके। सहकारी खेती के निम्न प्रकार हैं आपके। पहला है सहकारी काश्तकारी खेती। इसके अंतर्गत कुछ लोग जिनकी अपनी ज़मीन होती है मिलकर एक सहकारी समिति का गठन करते हैं। सहकारी समिति ऋण, ब्याज, खाद आदि की सुविधाएं प्रदान करती है और अपने सदस्यों के उपज का विक्रय करती है। जोत से होने वाली उपज पर किसान का अपना अधिकार होता है। तो सहकारी काश्तकारी खेती में जो किसान जो उपज अपनाते हैं उनमें किसान का ही अधिकार होता है और इसमें समितियां बना दी जाती हैं। दूसरी है सहकारी सामूहिक खेती। इस प्रणाली के अंतर्गत सदस्यों को अपनी भूमि का समर्पण करना पड़ता था और इसमें भूमि, पशुधन और सामग्रियां साझा होती थीं। प्रबंध का कार्य निर्वाचित परिषदें करती थीं। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को मजदूरी के अलावा अधिशेष उपज में हिस्सा मिलता था। ठीक है, इसमें मजदूरी के अलावा अधिशेष उपज में हिस्सा मिलता था और अपनी भूमि का समर्पण करना पड़ता था। तीसरा है सहकारी बेहतर खेती। इसके अंतर्गत गांव के कुछ या सभी किसान खेती की उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए आपस में मिलते थे, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए, तथा सहकारिता का निर्माण करते हैं। इस व्यवस्था में प्रत्येक किसान स्वतंत्र रहता है, वह अपनी ज़मीन का इच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है और ज़मीन उसके ही नाम रहती थी। इस प्रकार का सहकारी समितियों को सेवा सहकारी समितियां भी कहा जाता था। ठीक है, ज़मीन उसके नाम पे रहती थी, वो ज़मीन का किसान अपने हिसाब से प्रयोग कर सकता था।
आगे है सहकारी संयुक्त खेती। इसके अंतर्गत छोटे छोटे किसान अपनी जमीनें एकत्रित करते थे और संयुक्त रूप में खेती की जाती थी, किंतु प्रत्येक किसान का अपना भूमि पर स्वामित्व बना रहता था। ठीक है, तो ये थी सहकारी संयुक्त खेती। आइए देखिए सहकारी खेती की वर्तमान स्थिति इस समय क्या है। मार्च, ये देखिए मार्च 1969 तक सहकारी खेती संबंधी कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित थे। इसके बाद यह राज्य सरकारों को दे दिया गया। 1969 तक ये भारत सरकार के कंट्रोल में था, इसके बाद राज्य सरकार को दे दिया। इस समय भारत में लगभग 9.1 हजार सहकारी खेती समितियां हैं। इनकी सदस्य संख्या 2.5 लाख है। इनके पास कृषि के लिए जो है 375,000 हेक्टेयर भूमि है। इस प्रकार सहकारी खेती के अंतर्गत कुल कृषि भूमि का 0.34% क्षेत्र है, अर्थात भारत में सहकारी खेती की भूमिका नाम मात्र है। ठीक है, लाभ क्या थे। सहकारी खेती के अनेक लाभ थे। इसमें छोटी और दूर दूर बिखरी हुई जोतों की समस्या स्थायी तौर पे हल हो जाती थी, जो दूर दूर फैले रहते थे। व्यक्तिगत तौर से खेती करने पर होने वाले अपव्यय कम हो जाते थे। सही बात है। आगे देखिए, कृषि से संबंधित अन्य अनेक समस्याएं स्वयं ही हल हो जाएंगी तथा कुछ महत्वपूर्ण कार्य सिंचाई के लिए समुचित प्रबंध करना, भू संरक्षण के लिए कार्यक्रम अपनाना, खेती के तौर तरीकों में सुधार लाना, बहुफसली खेती करना, माल संग्रह के लिए गोदाम बनाना, डेयरी व अन्य कृषि संबंधी उद्योगों को चलाना आदि आसानी से किए जाते हैं, है ना। कृषि भूमि में होने वाली वृद्धि से उत्पादन, परिवहन, व्यापार आदि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सहकारी खेती से ग्रामीण समाज में समानता को बढ़ावा देने के लिए, शोषण को रोकने, लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में विशेष सहायता मिलती है। तो ये 4-5 देखिए लाभ बताया गया है। आगे देखते हैं, सहकारी खेती की आलोचना भी की जाती थी। क्या आलोचनाएं होती थी, इनको भी देख लीजिए। सहकारी खेती के उपरोक्त लाभों के बावजूद उसकी व्यवहारिकता के संबंध में कुछ शंकाएं उठाई जा सकती थी। वर्तमान असम समाज पर सीधा प्रहार करने में सहकारी खेती का विचार विफल रहा। असम समाज के लोगों में ये विफल रहा। भूस्वामियों, भूमिहीन मजदूरों और फसल सहभाजकों में पारस्परिक प्रतिष्ठा संबंधी भेदभाव बन गए। लोगों में प्रतिष्ठा का भाव आ गया कि कौन जमीन किसकी रहेगी। सहकारिता केवल नाम के लिए, वास्तव में इसकी आड़ में वैधानिक प्रबंधों के अधीन मिश्रित पूंजी कंपनियों द्वारा खेती कराई जाती है, जिससे पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन मिलता था। सेवा सहकारी समितियां बिचौलियों के प्रतिस्थापन और गरीब किसानों को सस्ती दरों पर कृषि आदान उपलब्ध कराने में विफल रहीं। जो समितियां बनाई गई थी जो बिचौलियों को हटाकर, लेकिन ये सब जो है किसानों को अच्छा रेट नहीं दिला पाई, इस वजह से ये भी विफल रही। अर्थात इन समितियों का झुकाव भी समृद्ध किसानों के पक्ष में ही है। आगे देखिए, इस संबंध में सहकारी खेती की सहायता के लिए सरकार अपनी ओर से आवश्यक सुविधाएं और प्रोत्साहन की व्यवस्था करके किसानों को सहकारी खेती की दिशा में अभिप्रेरित करती है। ठीक है, चलिए सहकारी आंदोलन देख लेते हैं। समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जब विभिन्न व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर किसी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो उसका रूप सहकारी हो जाता है। जब ढेर सारे लोग ना अपनी इच्छा से मिलकर किसी आर्थिक हित के लिए संगठन बनाते हैं तो वो सहकारी हो जाता है। कोलबर्ट ने सहकारिता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें मानव व्यक्ति के रूप में समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके कोलबर्ट ने उसके बारे में डेफिनेशन दी है। यह संगठन ऐसे लोगों का होता था जिसके पास व्यक्तिगत तौर पर आवश्यक मात्रा में संसाधन नहीं होते थे, अर्थात जो अर्थव्यवस्था में क्रियाशील शक्तियों जैसे कि प्रतियोगिता का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना नहीं कर सकते थे। ठीक है, जिनके पास आवश्यक संसाधन नहीं होते थे, इसीलिए ये लोग अपना ग्रुप बनाते थे। संगठित होने से इनकी शक्ति और संसाधन बहुत बढ़ जाते हैं, जो असंगठित होने की दशा में अलग अलग शक्ति और संसाधनों को जोड़ से कहीं अधिक होते थे। इस प्रकार जो कार्य आर्थिक कमजोरी के
कारण अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नहीं किए जा सकते थे, वे अब उनके संगठन द्वारा कुशलतापूर्वक किए जा सकते थे। ठीक है, चलिए आइए देखें भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ और क्या विकास हुए उसके। वर्ष 1901 में भारत सरकार ने एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में सहकारी समितियों के गठन की संभावना और सफलता पर रिपोर्ट देने के लिए एक समिति स्थापित की, जिसकी सिफारिशों के ही आधार पर 1904 में सहकारी साख अधिनियम पास किया गया। सहकारी साख अधिनियम कब पास किया गया? 1904 में। यहीं से भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ होता है। शीघ्र ही वर्ष 1904 के इस अधिनियम में दोष प्रकट होने पर इसमें संशोधन आवश्यक हो गया, क्योंकि यह नियम 1904 सहकारी अधिनियम की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ था। ठीक है, तो यहीं से इसके दोष उत्पन्न हो गए। इसके अंतर्गत प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने वाला कोई भी केंद्रीय संस्था स्थापित नहीं हो सकती थी। इसलिए वर्ष 1912 में दूसरा अधिनियम पास किया गया, दूसरा 1912 में, और 1919 में सहकारिता को केंद्रीय सूची से हटाकर प्रांतीय सूची में कर दिया गया। 1919 में इसको केंद्रीय से हटाकर प्रांतीय सूची बना दिया गया। इसके पश्चात विभिन्न प्रांतीय सरकारों ने अपने अपने प्रांतों में सहकारिता की सफलता, उसकी प्रगति की संभावनाओं की जांच करने के लिए नियमित समितियां नियुक्त की। फिर देखिए, इसके बाद वर्ष 1929 से 35 के दौरान विश्वव्यापी मंदी के कारण सहकारिता के विकास में बाधा पड़ी, परंतु वर्ष 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना से सहकारी आंदोलन को पुनः बल मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कृषि पदार्थों का मूल्य बढ़ने से कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। इस काल में सहकारी समितियों की संख्या के साथ साथ इसके सदस्यों की भी संख्या बढ़ी। आर्थिक दृष्टि से भी समितियों की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि इनकी पूंजी और संचित राशि लगभग दोगुनी हो गई थी। वर्ष 1947 में भारत के विभाजन का प्रभाव पंजाब, बंगाल, आसाम के सहकारी आंदोलन पर अच्छा नहीं पड़ा। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, तब सहकारी आंदोलन को काफ़ी इसमें बल मिला था। ठीक है, आइए देखें सहकारी साख क्या है। सहकारी साख भारत के सहकारी आंदोलन में साख समितियों और सहकारी बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। योजना काल में सहकारी साख के महत्व में पर्याप्त वृद्धि हुई, जहां वर्ष 1951 में कुल ग्रामीण साख में सहकारी संस्थाओं का भाग 3.5% था। 1951 में 3.5% था। वर्ष 1971 में ये बढ़कर 20.1 हो गया और 1991 में 21.6% हो गया। वर्ष 1951-52 में सहकारी संस्थाओं द्वारा दी गई अल्प और मध्यकालीन साख की राशि मात्र 23 करोड़ थी, जो वर्ष 61-62 में 203 करोड़ और 79-80 में 1425 करोड़ हो गई। ठीक है, देखें किस तरीके से ये बढ़ता गया। मार्च 57 के बाद आपका ठीक है 92,682 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और आज सरकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों की 1905 शाखाएं कार्यरत हो गईं। वर्ष 2000-2001 में कृषि को कुल संस्थागत लागत की राशि से 53,504 करोड़ थे। इसमें सहकारी संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों द्वारा उपलब्ध की गई साख शामिल थी। सहकारी संस्थाओं द्वारा साख का हिस्सा 41% था, 21,909 करोड़ था। तो देखिए ये धीरे धीरे इनका विकास होता गया, सहकारी साख संस्थाओं का जो है, और काफ़ी अच्छी आमदनी भी होती गई। सहकारी साख संस्थाओं के भारत में 3 स्तर हैं। सबसे निचले स्तर पर प्राथमिक कृषि व अकृषि संस्थाएं, ऊपरी पर जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक है, सबसे ऊपरी राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक हैं। खुसरो समिति ने सिफारिश की है कि शीर्ष संस्था के रूप में भारतीय सहकारी बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सहकारी विपणन और संसाधन। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सहकारी कृषि पदार्थों का विपणन सहकारी साख की तुलना में अपेक्षाकृत बाद में संगठित हुआ।
अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोर्ट में सहकारी विपणन की एक एकीकृत योजना प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर दूसरे पंचवर्षीय योजना में कार्य किया गया। इस समय सहकारी विपणन संरचना के अंतर्गत देश में मंडी स्तर पर 2636 सामाजिक उद्देश्य विपणी संगठन समितियां हैं। तिलहनों की इत्यादि के लिए 3290 विशिष्ट प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां। ठीक है, ये सब रिकॉर्ड दिया गया है, इनको आपको ध्यान में रखना है। 157 जिला केंद्रीय समितियां, 29 सामान्य उद्देश्य राज्य सहकार विपणन फेडरेशन, 16 राज्य स्तर पर। तो इस तरीके से ये सारी समितियां हैं। भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था इफ्को तथा राष्ट्रीय विपणन फेडरेशन NAFED क्रमशः उर्वरक उत्पादक विपणन संस्था हैं। 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रामीण स्तर की सहकारी संस्थाओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की फेडरेशन इफ्को की सदस्य हैं। ठीक है, आगे देखिए। इफ्को और इन सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या लगभग 26,000 है। NAFED देश की 3,370 सहकारी विपणन समितियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कार्यों में विभिन्न राज्य के उत्पादन को व्यापार और खाद्य उत्पादन के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करना शामिल है। NAFED आधिक्य वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों में उपभोक्ता वस्तुओं को पहुंचाकर उपभोक्ता वस्तुओं की कमी को दूर करने का प्रयास करता है। तो जहां कमियां रहती हैं वहां पे NAFED आधिक्य राज्यों से कमी वाले राज्यों में उपभोक्ता वाली वस्तुओं को पहुंचाकर उनकी कमी को दूर करता है। तो ये सारे इसके काम थे। और देखिए, इसके अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियां, मुर्गी पालन, है ना, मुर्गी पालन, मुर्गी पालन सहकारी संस्थाएं, कई अन्य सहकारी संस्थाएं विपणन संसाधन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। सहकारी संसाधन इकाइयों में चीनी मिलें, कपास उठाई संसाधन इकाइयां, सूती कताई मिलें, धान संसाधन इकाइयां, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थीं। आइए देख लेते हैं बहुउद्देशीय सहकारी समितियां क्या थीं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद जो है सहकारी आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए देख लिया जाए। बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को ही सेवा सहकारी सेवा समिति कहते हैं। भारत में सहकारी साख समितियों की सीमित सफलता के कारणों के विश्लेषण द्वारा यह स्पष्ट होने पर कि जब तक सहकारिता कृषक के जीवन का अंग नहीं बन जाती या कामयाब नहीं हो पाती, बहुउद्देशीय सरकारी समितियों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। ठीक है, साख की उपलब्धियों मात्र से कृषक की समस्या का समाधान नहीं होता है, उसे उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था भी आपको करनी होगी और उत्पादकता के लिए बीजों, उर्वरकों, यंत्रों आदि को जुटाना होता है इत्यादि। यदि ये सभी सेवाएं कृषक को सहकारी समिति से ही साख की उपलब्धि के साथ साथ मिल सके तो कृषक और उसकी ओर आकर्षित होगा, अन्यथा नहीं होगा। बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना के संबंध में सर्वप्रथम सुझाव रिजर्व बैंक में कृषि साख विभाग की ओर से वर्ष 1937 में दिया गया। वर्ष 1954 में अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण रिपोर्ट में छोटी छोटी सहकारी साख समितियों को मिलाकर बड़ी बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन का सुझाव दिया गया। जितने छोटे छोटे थे उनको मिलाकर बड़ा करने का उद्देश्य दिया गया। ठीक है, वर्ष 1959 में अखिल भारतीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में सहकारिता से संबंध एक विशेष प्रस्ताव में सेवा समितियों की स्थापना को वांछनीयता को स्वीकार किया गया। तो आज के लिए इतना बहुत है, आज के वीडियो के लिए। इसके बाद इसके आगे के जो टॉपिक हैं, इनकी उपलब्धियां, कृषकों में मितव्ययिता, आत्म सहायता का गुण उत्पन्न करना, इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप फटाफट
इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।